गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक एमाइड का हमने रिडक्शन किया था। रिडक्शन ही पढ़ रहे थे, याद होगा ना। तो रिडक्शन में हम एमाइड का रिडक्शन कंप्लीट कर रहे थे। एमाइड के रिडक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया था भाई, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था। लाइक एमाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनते हैं, कार्बोनिल बनते हैं, ठीक है, एमीन्स भी बनते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, ठीक है। तो आप ये सब बना सकते हो एमाइड के रिडक्शन से। अल्कोहल बना सकते हो, कार्बोनिल बना सकते हो, या फिर आप एमीन भी बना सकते हो बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल देखेंगे। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ओके। अब देखो नाइट्राइल की हमें रिएक्शन करवानी है। अब कंफ्यूज होने की नीड है ही नहीं, नाइट्राइल ही साइनाइड होते हैं, ठीक है। नाइट्राइल को ही साइनाइड कहा जाता है, CN कह दो। ये नाइट्राइल भी होता है और इसे ही आप साइनाइड भी बोलते हो। NC है, आइसोनाइट्राइल बोल दो या आइसोसाइनाइड बोल दो, लेकिन नाइट्राइल और साइनाइड सेम होते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्राइल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं रिडक्शन करवाऊंगी, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल इनटू एल्डिहाइड। सबसे पहले हम नाइट्राइल से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। इसका सबसे अच्छा नेम्ड रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन, यही होता है स्टीफन रिएक्शन। देखो क्या होता है भाई, ध्यान से सुनो। इसका जो रिएजेंट है वो देखो, HCl लेते हैं और SnCl2 लेते हैं। HCl और SnCl2 के प्रेजेंस में जब एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल का रिडक्शन हम करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में मिलते हैं एल्डिहाइड। ध्यान से देखो, R⁻C⁻N, ये एल्किल साइनाइड है, ओके। देखो आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे ना रिएक्शंस, आपको तो अच्छे से पता है एल्किल साइनाइड होता है, ये अल्कोहल है, लेकिन एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सारी चीज़ें मेंशन करो। कॉपी में आप नोट्स बनाओगे, लिखना ये ज़रूरी नहीं था एल्किल साइनाइड, लेकिन जब एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो लिखना ज़रूरी है। आप ये सोचोगे कि यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, एग्ज़ामिनर को पता होगी, तो एग्ज़ामिनर, आप बिल्कुल ये सोच के चला करो कि एग्ज़ामिनर को कुछ भी नहीं आता है, उसे हमें ऐसी चीज़ें लिख के दे देनी है एग्ज़ाम में कि वो अगर देखे तो उसको सब कुछ समझ में आ जाए। जो ना पढ़ा हुआ हो वो भी पढ़ के उसको पहचान जाए कि हाँ ये चीज़ होती है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ नाम लिख देंगे तो एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा रहेगा। नोट्स में नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा देखो भाई, सबसे पहले सिंपल जनरल रिएक्शन में लिख रही हूँ। HCl की रिएक्शन करवाऊँगी मैं SnCl2 के प्रेजेंस में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो एल्डिहाइड मिलने वाला है, ओके। अब बस ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ। मैकेनिज्म में क्या होगा जी, सबसे पहले अपना ये एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल HCl से रिएक्शन करेगा। HCl तो एसिड है, H+ देता है, तो वही देगा, इसका काम ही देना है, दे देगा HCl, H+ दे देगा, और ये महाराज ले लेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये ले लेगा नाइट्रोजन, इस H को ले लेगा। क्या बना देखेंगे, R⁻C⁻N, ये H। अब H आते ही वही पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया H को, क्योंकि H के पास तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है जब वो आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो Cl ले लेता है, तो H+ को बाइंड कर लिया, चार्ज आ गया है पॉजिटिव। काउंटर आयन यहाँ कौन है, Cl-, क्योंकि मैंने HCl लिया था। अब ध्यान से मेरी बात सुनो भाई, SnCl2 क्या करता है वो सुनना है आपको। SnCl2 देखो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, अच्छे से पता है लेता है। Sn टिन, याद करो टिन आता है कार्बन के वर्ग में,
कार्बन वाले में आता है ना, कार्बन की क्लास में आता है। तो आप ये चीज़ ध्यान दो कि इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते होंगे। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, तो इसके पास भी 4 ही होंगे ना। तो क्या कह रही हूँ मैं कि 2 बॉन्ड इसने बना लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास अभी भी। ठीक है, देखो टिन होता है वो 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, और ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल इससे ज़्यादा भी बनाता है। ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देखो मैं एक इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ ना, इसलिए मैंने सिंगल हेड बनाया है। अगर मैं डबल हेड एरो बना देती मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। सिंगल हेड बनाए हैं मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। तो जब इस पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वही रेडिकल बन जाएगा क्या। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस पॉजिटिव के आने के पहले ही टिन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ये लो, देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड NH। देखो भाई ध्यान से, ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया है, तो ये Cl यहाँ के जुड़ जाएगा। ओके, बाहर क्या हो गया है भाई, SnCl3। SnCl3 और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। समझ गए क्या, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास अभी भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनो, ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन आते ही उसको आप नेगेटिव लिख सकते हो, एक लॉन पेयर लिख दो या नेगेटिव लिख दो, एक ही बात है ना। तो देखो क्या बन गया, SnCl3 ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है ना। तो इस पर तो जब आप HCl की रिएक्शन करवाओगे तो SnCl3 तो बना लेगा SnCl4, Cl को ले लेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन दिया एक Cl आ गया, दूसरा देगा दूसरा Cl आ जाएगा। ओके, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया रेडिकल बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया एनायन बन जाएगा, उस एनायन पे कौन आ जाएगा, ये वाला H। देखो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। इसे हम कहते हैं इमीन। जब कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो तो वो स्पीशीज इमीन कहलाती है। ओके ना। अब क्या होगा, अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान से सुनना है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, इधर 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 बनाते हैं कि जो इमीन है, अब जरूरी थोड़ी 1 मोल लिया है मैंने, हो सकता है बहुत सारे मोल लिए हो, 2 मोल मान रही हूँ मैंने, 2 मोल लिए हैं, मैंने HCl की रिएक्शन करवा दी। अब HCl तो भाई H+ डोनर होता है, तो इमीन क्या करेंगे, इन H को ले लेंगे। देखना जी क्या बन रहा है, NH2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया है, दिए हैं, तभी बॉन्ड बना है। Cl-। अब ध्यान से SnCl4 को देखो, अभी मैंने क्या कहा कि टिन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये 4 से ज़्यादा भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ टिन 6 बॉन्ड बनाएगा। देखो 2 Cl, 2 इमीन लिए हैं तो 2 HCl लूँगी, तो 2 Cl- निकलेंगे। देखो आपको कुछ ऐसी ज्योमेट्री मिल जाएगी। अब 2 Cl आते ही टिन की नॉर्मल वैलेंसी 4 होती है, और 4 से ज़्यादा वैलेंसी आते ही उस पर चार्ज आ जाएगा भाई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हो गई ना। जैसा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेते ही उस पर नेगेटिव आता है, क्योंकि वो नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा वैलेंसी बनाता है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही टिन के साथ भी होगा, नॉर्मल वैलेंसी इसकी 4 ही होती है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से 2 और बना लिया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और चार्ज इसको मैंने लिख दिया। 2 Cl आए हैं तो ऑब्वियस है 2 नेगेटिव इस पर ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा इमीन है उसे मैंने इधर बना दिया है। ये लो, ये जो बनता है ना, ये इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन का, इमीनियम साल्ट।
ये इसका इमीनियम साल्ट इंटरमीडिएट होता है। ओके, अब क्या होता है भाई, अब ध्यान से सुनो, इन दोनों इमीन की ही बात चल रही है, मैं एक की बात करूँगी, आप दूसरी को भी लेके चल रहे हो। ओके, मैंने क्या किया, देखो अब देखो यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव को H2 अपनी इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ गए? ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये NH2 था, अब ये न्यूट्रल हो गया क्योंकि इसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये R है और ये OH है। ऑब्वियस है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकेंड ईयर में नहीं हो कि जब H2 इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ एक और H होगा तो पॉजिटिव आएगा, वो H को भगाएगा। इतना काम हमें अब पीजी में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। H2 आ गया, ठीक है भाई। अब जो Cl माइनस है, ओके, HCl है मीडियम के अंदर, तो जो Cl माइनस है वो आएगा भाई, क्या करेगा, ध्यान से देखो Cl माइनस आएगा। ओके, Cl माइनस आते ही क्या काम करेगा, देखो सबसे पहले जब आपने H2 यहाँ दिया है तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी थी एक्चुअली। जब H2 आएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H2 ने यहाँ टेक किए, फिर जब इसका H बाहर होगा तो ये अमोनिया उस H को NH2 से H को ले लेगा और NH3 प्लस। देखो कहने का मतलब ये है, ये चीज़ बनने वाली थी NH2, ये चीज़ बनने वाली थी ना, फिर लेकिन जब ये इस H को निकालता है तो ये NH2 उसको लेके अमोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। अब क्या होता है जी कि Cl माइनस जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो इस H को लेके HCl बना लेता है और आपको मिल जाता है RCOH और ये अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। ये हमारी इस रिएक्शन में प्रोडक्ट था एल्डिहाइड। ध्यान से देखो भाई रिएक्शन को, कुछ भी टफ वाली बात नहीं है इसमें, ध्यान से देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। क्या किया है मैंने, स्टीफन रिडक्शन सबसे पहले होता क्या है, ये रिडक्शन होता है नाइट्राइल का, जो रिएजेंट किसके प्रेजेंस में होता है ये रिडक्शन, HCl और SnCl2, जिसमें टिन क्लोराइड एक 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट का काम करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ है इसलिए उसका तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन ले रहा है, साइनाइड, तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। समझ रहे हो ना, इसलिए टिन क्लोराइड एक 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन देते हुए रेडिकल मैकेनिज्म से जो भी आपका कंपाउंड लाइक नाइट्राइल है उसका क्या करता है, रिडक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म आपके सामने है। सबसे पहले HCl H+ देता है, H+ देते ही आपको सबसे पहले एक साल्ट मिलता है। ओके, साल्ट मिलते ही SnCl2 क्या काम करेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट है, इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया, रेडिकल आया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, नेगेटिव आ गया, उस नेगेटिव को HCl ने अपना H दे दिया, इमीन बन गया। सिंपल सा स्टेप है फर्स्ट वाला। ओके, इमीन बन गया। अब इमीन की रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, तो मैंने आपको ये साल्ट बताने के लिए कि ये इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बनता है, मैंने 2 इमीन काम में लिए हैं। ऑब्वियसली रिएक्शन के दौरान 1 मोल ही तो रिएक्शन करता नहीं है, बहुत सारे कर सकते हैं, तो जब 2 मोल लिए हैं मैंने, तो मुझे जो साल्ट मिलता है वो इमीनियम साल्ट कैसा होता है वो आपके सामने मैकेनिज्म में लिखा हुआ है कि जो टिन होता है उसकी नॉर्मल वैलेंसी होती है 4, लेकिन यहाँ वो 4 से ज़्यादा वैलेंसी भी बना रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, लेकिन जितने ज़्यादा वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा उतनी ही ज़्यादा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होने लगेगी, तो उसे आप चार्ज की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ 2 Cl आए हैं तो दोनों की वजह से -2 ज़्यादा उस टिन पर एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए आपने कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या बना दिया है, -2। ओके, फिर आगे तो सिंपल सा ही है, H2 ने अटैक किया और अमोनिया बाहर हो गया, आपको मिल गया एल्डिहाइड। रिएक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और सिंपल सा ही है, हमें आना बहुत ही ज़रूरी है, स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, कर लेंगे आप। ओके, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट देखो, ये फर्स्ट रिडक्शन था नाइट्राइल का, स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट देखो,
जो भी नेम रिएक्शन आए ऑब्वियस आप उनको हाईलाइट करते होंगे, मुझे कहने की नीड नहीं है ना। अब देखो सेकंड क्या है, फ्रॉम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर से वही रिएजेंट जिनकी रिएक्शन हम बहुत सारी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई भी हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिएजेंट भी आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। देखो भाई क्या होता है, मैंने लिया एल्किल साइनाइड या जिसे नाइट्राइल भी कहा जाता है, रिएक्शन में करवाने वाली हूँ डाइबेल के साथ और हाइड्रोलाइसिस ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड। अभी देखो बिना मेरे बताए आप ये मैकेनिज्म बना देते, मुझे पता है, क्योंकि इन सब का फंक्शन हम बहुत सारे रिएजेंट्स में कवर कर चुके हैं, तो अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो एल्किल साइनाइड है, पता है हमें नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, और डाइबेल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, देखो आइसोब्यूटाइल 2 होते हैं और एक होता है H, यही होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ध्यान से एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम एक न्यूट्रल कंपाउंड है क्या, डाइबेल जो होता है वो एल्यूमिनियम का एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 ही बॉन्ड बना रहा है अकॉर्डिंग वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बना भी 3 ही बॉन्ड रहा है, मतलब ये न्यूट्रल कंपाउंड है। लेकिन एल्यूमिनियम जब अपना न्यूट्रल फॉर्म में हो तो जनरली उसका जो स्टेबिलिटी है अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल वो कम होता है, तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, या आप कह दो लुईस के अनुसार ये एक लुईस एसिड है, ठीक है। तो मैं इसको लुईस कह देती हूँ, लुईस एसिड, सॉरी लुईस तो साइंटिस्ट था, हमें क्या कहना, वो है ही लुईस, ठीक है, लुईस एसिड बन गया, ठीक है। अब लुईस बेस जो भी इलेक्ट्रॉन देगा उसको वो लुईस बेस कहलाएगा। तो वह नाइट्रोजन ने दे दिए तो नाइट्रोजन लुईस बेस है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या बना, R C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन से जुड़ा है एल्यूमिनियम के, क्योंकि एल्यूमिनियम को चाहिए थे वही लोन पेयर, तो तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा उसका। देखो आइसोब्यूटिल आइसोब्यूटिल और ये हाइड्राइड, अब इसका ऑक्टेट तो हो गया पूरा, लेकिन भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आते ही नेगेटिव, और नेगेटिव आते ही इसको लगेगी अनस्टेबिलिटी, और अनस्टेबल होना तो इसको पसंद ही नहीं है। देखो बोरोन हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी ऐसे कंपाउंड हो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर ले तो लेते हैं, लेकिन वो इतने भी ज़्यादा उनके लिए इलेक्ट्रॉन लेना उतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है वो न्यूट्रल है तो वो ऑलरेडी स्टेबल ही है ऑलमोस्ट, लेकिन वो थोड़ा देखते हैं कि यार ठीक है इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल रहे हैं तो ले लेंगे, और मिल भी गए तो जल्दी से किसी ग्रुप को निकाल भी देते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यूट्रल कंडीशन में भी, और आयनिक कंडीशन में तो ऑब्वियस है भाई आयनिक कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं न्यूट्रल से, तो उनकी तो बहुत टेंडेंसी होती है न्यूट्रल में जाने की। तो ये न्यूट्रल में जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, आपको अच्छे से ये चीज़ पता है कि ये लेगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ये इस हाइड्राइड को यहाँ से शिफ्ट कर देगा। देखेंगे क्या बना, आपको ये चीज़ मिलेगी क्या, RCH डबल बॉन्ड N, और ये जुड़ा हुआ है एल्यूमिनियम के साथ 2 आइसोब्यूटिल। देखो भाई ध्यान से, ये चीज़ है क्या, आप कहेंगे यही है। अब क्या करना है, अब तो हाइड्रोलाइसिस ही बचा है भाई, अब तो वो ही करना है तो कर दो। सबसे पहले ये बॉन्ड सबसे वीक है तो इसी का हाइड्रोलाइसिस होगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यानी नाइट्रोजन उसके साथ H आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी एल्यूमिनियम उसके साथ कौन आएगा, OH। ये लीजिए भाई एल्यूमिनियम का फिर से न्यूट्रल कंपाउंड हमारे सामने है, जिसका इस रिएक्शन में आगे कोई रोल नहीं है क्योंकि उसके पास कोई हाइड्राइड ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इमीन बन गया क्या, इमीन बन गया ना। अब इमीन का तो हाइड्रोलाइसिस आपको आता है भाई, बहुत ही अच्छे से आता है।
देखो मैं अलग से बता देती हूँ, CH डबल बॉन्ड NH, H3O प्लस लिखा है तो आपको अच्छे से पता है ये H प्लस और H2O की रिएक्शन से बनता है। तो मैं सबसे पहले H प्लस देती हूँ जो भी मेरा कंपाउंड है, तो ऑब्वियस है नाइट्रोजन उसको लेने वाला है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, ले लेगा। और भाई लोन पेयर देते ही पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, तो जो H2O है वो अपना लोन पेयर किसको देता है, इससे कार्बन को। देखो क्या बन गया, RCH। ध्यान से देखो ये OH2, मुझे ये स्टेप 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव आएगा फिर मैं इसको निकाल के आपको बताऊँगी, तो मैं यही बता देती हूँ कि यहाँ से H निकल जाता है। ठीक है, ये मिलेगा क्या, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ से जो H निकला, ठीक है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है यार, एसिडिक मीडियम है तो इस H को आप यहाँ जोड़ो या दूसरा H भी सॉल्यूशन में होगा ही जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो। ठीक है, क्या होगा, ये H कहाँ आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन की EN कम होती है ऑक्सीजन से, इसलिए यहाँ जो बेसिसिटी शो होगी वो किसके द्वारा होगी, नाइट्रोजन के द्वारा। यहाँ मेरे पास दो ऐसी साइड है जिनके पास लोन पेयर है, बट हमें अच्छे से ये चीज़ पता है कि यहाँ मोर न्यूक्लियोफिलिक साइड कौन सी है, नाइट्रोजन वाली है, या मोर बेसिक साइड कौन सी है, नाइट्रोजन वाली है, क्योंकि इसका EN कम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है H को। ठीक है, अमोनिया बन गई। देखो अब क्या होगा, अब NH3 पे जैसे ही प्लस आया, प्लस आते ही भाई इसको तो अब न्यूट्रल होना है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा यहाँ से। और अमोनिया एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, गैस होती है, इसलिए ये अपने H के इलेक्ट्रॉन ना लेके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल मॉलिक्यूल यानी कि अमोनिया गैस बना लेता है। क्या बन गया, देखो H प्लस बाहर हो गया है और RCOH और ये अमोनिया गैस बन गया एल्डिहाइड। बस सिंपल सा रिएक्शन है कि डाइबेल H या डाइबेल की रिएक्शन हम जब नाइट्राइल से करवाते हैं तो नाइट्राइल से रिएक्शन के दौरान हमें क्या मिलता है भाई, सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का जो कंपाउंड हम ले रहे हैं डाइबेल, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है जिसमें एल्यूमिनियम एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है उसका, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेना पसंद करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए नाइट्रोजन है यहाँ पर, दे देगा उसको, तो वो एक लुईस बेस कहला लेगा। अब जैसे ही आपने देखा कि एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिए तो बंदे पे आ गया नेगेटिव और जिसने दी उस पे आ गया पॉजिटिव। अब कोई भी कंपाउंड हो वो न्यूट्रल होना ज़्यादा प्रीफर्ड करता है, तो न्यूट्रल होने के लिए नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, एल्यूमिनियम ने अपना हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, आपको मिल गया एक इमीन कंपाउंड जिसके हाइड्रोलाइसिस से एल्यूमिनियम बाहर हो गया और आपको परफेक्ट इमीन वहाँ पर मिल गई। ओके, अब उस इमीन का हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस में डायरेक्ट भी करवा सकती थी, लेकिन एक बार मैकेनिज्म पता होनी ज़रूरी है कैसे होता है इमीन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो वो आपके सामने है कैसे होता है। सबसे पहले H प्लस जुड़ता है कहाँ, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि ऑब्वियस है भाई उसके पास लोन पेयर है तो वहीं जाके जुड़ने वाला है। जैसे ही जुड़ा NH2 का विड्रॉइंग पावर बढ़ गया पॉजिटिव आने से, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव जिससे H2 अपना लोन पेयर दे देगा। ओके, फिर क्या होगा, H2 पे आएगा पॉजिटिव वो H प्लस को भगा देगा। अब उस H प्लस को कौन ले सकता है यार, एक तो NH2 है, एक OH है, ऑब्वियस है जिसकी EN ज़्यादा होगी वो लोन पेयर आसानी से नहीं दे पाएगा, जिसकी कम होगी वो आसानी से देगा, यानी कि नाइट्रोजन आसानी से देगा लोन पेयर, तो H प्लस आसानी से उसके पास आ जाएगा और अमोनियम आयन बना लेगा, NH3 प्लस हो गया। ओके, अब बस OH ने रेजोनेंस किया, लिविंग ग्रुप को वहाँ से भगाया। ये काम तो आगे का सिंपल ही है, भगाना तो हमें बहुत ही अच्छे से आता है ना। हो गया, देखो एल्डिहाइड बन गया ना, बस ऐसे करना है। ये है डाइबेल से रिएक्शन, एल्किल साइनाइड कह दो या नाइट्राइल कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ जिनके हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट तो सिंपल ही है भाई, CN की जगह CHO लगा देना। ओके, देखो
सिलेबस आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इसके बाद हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, वो इन दोनों यूनिट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है ना। इनके बाद आएगी, देखो एग्ज़ाम्पल। बीजेड यानी कि बेंजाइलिक। ओके, बेंजाइलिक लगा हुआ है, मैंने यहाँ ले लिया है CN यानी कि नाइट्राइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, और इधर मैंने ले लिया है O BZ। BZ लिख दो या CH2PH लिख दो, क्योंकि BZ यानी बेंजाइलिक। लिख देती हूँ यार, BZ ये होता है, देखो ये बेंजाइलिक ही तो होता है ना। ओके, तो बस BZ यानी बेंजाइलिक। डाइबेल के प्रेजेंस में आपको क्या करना है, आपको करना है रिडक्शन। तो बस आपको पता है रिडक्शन के लिए यहाँ नाइट्राइल प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा जी, CHO मिल जाएगा, इसकी जगह CHO आ जाएगा। बस इतना ही तो काम करना है डायरेक्ट प्रोडक्ट में। ओके, ऐसे ही ये है हमारे पास, कुछ ऐसे। इसे देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिया होगा और प्रोटेक्शन मैंने किससे किया होगा। ध्यान से देखो, देखो यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ 2 OH रहे होंगे, ठीक है, उनकी रिएक्शन मैंने करवाई होगी फॉर्मेल्डिहाइड से, तो यहाँ से H2O भाग गया होगा। समझ गए ना क्या हुआ होगा, यहाँ प्रोटेक्शन कैसे हुआ होगा अल्कोहल का। तो यहाँ मेरे पास ये प्रोटेक्टेड अल्कोहल ही गिवन है, ठीक है। डाइऑल का प्रोटेक्शन यहाँ पर किया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड से, और मेरे पास यहाँ ये ग्रुप लगा हुआ है CN। डाइबेल H से मुझे रिएक्शन करवा देनी है, और डाइबेल मुझे अच्छे से पता है भाई साइनाइड को CHO में कन्वर्ट कर देता है, तो कर दो। क्या बना दोगे आप। अब किसी के दिमाग में आ जाए कि मैम हाइड्रोलाइसिस तो इसका भी हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका भी डिप्रोटेक्शन हो जाता है, लेकिन मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा रही, मैंने सिर्फ हाइड्रोलाइसिस इसी का करवा रखा है, तो मुझे सिर्फ CHO मिल रहा है। बाकी हाइड्रोलाइसिस आप करवाते हो तो इसका भी डिप्रोटेक्शन हो जाता है, यहाँ से ये ग्रुप हट जाता है। डिपेंड करता है ना हम कितना हाइड्रोलाइसिस वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लो CN की जगह क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। समझ गए ना। बस ये है हमारा क्या, नाइट्राइल का रिडक्शन, किसमें, एल्डिहाइड में। सिंपल सा ही है, 2 मेथड ही है, स्टीफन रिडक्शन और डाइबेल H। ओके, मिटा दो। देखो नाइट्राइल का ही रिडक्शन पढ़ रहे हैं, नाइट्राइल से एल्डिहाइड हमने बना लिया है, 2 मेथड हमने कवर कर लिए हैं। अब है सेकंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल इनटू एमीन। नाइट्राइल से एमीन बनाना है। ओके, सबसे सिंपल मेथड होता है नाइट्राइल से एमीन बनाने का। सॉरी, देखो R⁻C⁻N सबसे सिंपल मेथड होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। जैसे हम एल्कीन का करवाते थे ना, होमोजीनियस हाइड्रोजिनेस हमने हाइड्रोजिनेशन कवर कर रखा है, तो सिंपल वैसे ही हमें कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करवाना होता है। कैटालाइटिक आप कोई भी मेटल ले सकते हो, प्लेटिनम, निकल, ओके, इनकी प्रेजेंस में आप हाइड्रोजिनेशन जब करवाते हो, तो जब 1 मोल का H2 का जब 1 मोल यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है इमीन, ये मिलता है ना, सबसे पहले मिलता है इमीन, और फिर इमीन का फर्दर हम कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं तो मिल जाते हैं एमीन। सिंपल सा है, सबसे सिंपल यही है।
RCH2NH2 मुझे मैकेनिज्म बताने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म मैंने जब रिडक्शन स्टार्ट किया था तभी आपको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म भी बताया था कि सबसे पहले कैटलिस्ट के सरफेस पर हाइड्रोजन का क्या होता है भाई, एडजॉर्प्शन। फिर उस एडजॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो भी आपका कंपाउंड है जिसका हमें रिडक्शन करना है वो भी कैटलिस्ट के सरफेस पर आकर एडजॉर्ब हो जाता है। उस एडजॉर्प्शन के बाद जो हाइड्रोजन कैटलिस्ट के सरफेस पर आकर एडजॉर्ब हुई थी उनका धीरे धीरे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, किस पर, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, यानी कि यहाँ नाइट्राइल पर होगा। तो सबसे पहले 2 H ट्रांसफ़र होते हैं तो हमें इमीन मिलेगा, और फिर फर्दर 2 H ट्रांसफ़र होंगे तो आपको एमीन मिल जाएगा। इससे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से आपको हमेशा 1 डिग्री एमीन ही मिलेगी, क्योंकि नाइट्राइल ऑब्वियस से टर्मिनल होते हैं। कभी ब्रीजिंग साइनाइड देखा है क्या? मतलब ब्रीजिंग का मतलब वैसे नहीं, आप ब्रॉड लेवल पे देखोगे मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है किसी एल्किल श्रृंखला में अगर ये इस तरह से कोई कंपाउंड आपको गिवन है, ऐसा कभी भी नहीं होता ना, क्योंकि नाइट्रोजन भी पॉजिटिव होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो साइनाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही आपको मिलेगा, तो हमेशा आपको 1 डिग्री एमीन ही प्रोडक्ट में मिलेगी जब आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाओगे। समझ गए? ये सिंपल सबसे फर्स्ट मेथड है। अब सेकंड देखो, तो आपके नोट्स में मैंने अलग अलग हेडिंग वैसे नहीं डाली है, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगी, कुछ बड़ी बात नहीं है। इसको आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कह दो, ओके। अब सेकंड देखो, सेकंड में हम ले लेते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया, ओके। देखो ये होता है भाई अमोनिया, पता है आपको भी बहुत अच्छे से, ये अमोनिया है, ओके। अब देखो होता क्या है भाई कि सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि क्या बनता है। सबसे पहले तो बनता है क्या, एमीन बनता है। देखो जब आप अमोनिया की रिएक्शन यहाँ करवाओगे, ठीक है ना, सबसे पहले तो नाइट्राइल से देखो इमीन बनता है, ठीक है, इमीन बनेगा। और वो कैसे बनेगा देखो अच्छे से, सबसे पहले इसकी EN ज़्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो अमोनिया यहाँ टेक करेगा। देखो ध्यान से देखो, RC यहाँ आ गया है NH3 और ये बन गया है N और ये नेगेटिव। ऑब्वियस है यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये एक H को भगाएगा और उस H को ये N ले लेगा। ये स्टेप अलग से बताने की ज़रूरत नहीं थी ना। अमोनिया ने जब लोन पेयर अपने दिए तो वही पॉजिटिव आएगा ही आएगा, और जब ये ले रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव को हटाने के लिए H को भगाएगा और इस H को ले लेगा, दोनों न्यूट्रल हो गए। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब क्या होगा, इमीन बन गया, एक तरह से हमारे पास इमीन आ गया ना, ठीक है, इमीन हमारे पास बन गया। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो भाई, देखो अब आप क्या कर सकते हो अगर ये यहाँ से रेजोनेंस करे, ठीक है, अगर ये यहाँ से रेजोनेंस करेगा NH2 तो आपको फिर से वही कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम जनरली क्या करते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। अगर हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं ना तो हमें हमेशा 1 डिग्री एमीन ही प्रोडक्ट में मिलती है, ठीक है। इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हम वही हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं, तो यहाँ भी H और यहाँ भी H आ जाता है, ठीक है। फिर ये इस तरह से ट्रांसफ़र होकर इसको भगा देता है, मतलब वो ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का ही मिक्सचर है, ठीक है ना। तो सिंपल आपको यहाँ पर इस तरह से ना लेके हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको, कि देखो साइनाइड क्या होता है, सबसे पहले साइनाइड से इमीन बनता है, इतना तो बताने की नीड ही नहीं है, इमीन बनता है, ठीक है। अब देखो ये जो इमीन है इसकी रिएक्शन अगर मैं करवा दूँ 1 डिग्री एमीन से, ये अमोनिया डेरिवेटिव है, अमोनिया से रिएक्शन करवाओगे तो आपको 1 डिग्री एमीन ही मिलती है हमेशा, ये 2 डिग्री एमीन का है। देखो क्या होगा, सबसे पहले ये यहाँ टेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखो क्या बनेगा,
CH2NH और ये 2, यहाँ पॉजिटिव आएगा भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बन को, CHR और इस पर जुड़ा हुआ है NH, सॉरी नेगेटिव। ये चीज़ है ना, देखो ध्यान से, पहले मैंने इसको बनाया RCH2NH2, पॉजिटिव आ गया इस पर, और फिर है CHR और NH नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव आया तो ऑब्वियस सी बात है H प्लस को भगाएगा, और यहाँ नेगेटिव आया तो ऑब्वियस सी बात है H को ले लेगा। मतलब ये चीज़ हो जाएगी RCH2NH CHRNH2। देखो भाई ध्यान से देखो, आपको यही चीज़ मिलेगी क्या? बिल्कुल यही चीज़ हमें यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ वाली जो H है वो अब ट्रांसफ़र होगी और यहाँ से अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी। ये NH2 माइनस निकलने वाले H प्लस को ले लेगा भाई और अमोनिया बना लेगा। ठीक है, हमें मिल गया इमीन, RCH2N डबल बॉन्ड CHR, इमीन ही है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका आप फिर से क्या कर देंगे, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हमें बहुत अच्छे से पता है, यहाँ भी H आ जाएगा और यहाँ भी H आ जाएगा, हमें मिल जाता है 2 डिग्री एमीन। जब अमोनिया के एक H को किसी स्पीशीज़, किसी ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो स्पीशीज़ कहलाती है 1 डिग्री एमीन, और जब 2 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है 2 डिग्री एमीन। जब तीनों H को रिप्लेस कर दिया जाए तो वो कहलाती है 3 डिग्री एमीन। समझ गए ना? तो ये क्या है, 2 डिग्री एमीन है। ओके, ये सबसे सिंपल मेथड है। अब देखो सेकंड, ये तो हो ही गया, नॉर्मल से मेथड है दोनों। अब देखो नेक्स्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बाई LiAlH4। LiAlH4 से रिएक्शन देखो, अब LiAlH4 से रिएक्शन करवानी है एल्किल साइनाइड की या एल्किल नाइट्राइल की, तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है? अभी मैंने डाइबेल H की करवाई थी ना, देखो देख लो, बता ही देती हूँ। तो इसमें तो एल्डिहाइड ही मिला, एल्डिहाइड मिला था ना, क्योंकि वहाँ एक ही हाइड्राइड था, यहाँ हाइड्राइडाइन ज़्यादा है तो रिएक्शन आगे भी हो सकती है। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवानी है। देखो सबसे पहले तो जैसे कार्बोनिल में होता था ना, ये लिथियम चला जाता था ऑक्सीजन के पास, वैसे ही यहाँ नाइट्रोजन के पास आ जाता है। जैसे ही आता है यहाँ पॉजिटिव आता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। पहले भी ले रहा था लेकिन अब उसका विड्रॉइंग पावर बढ़ गया। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ से ये अपना हाइड्राइड भगा देता है। ओके, देखो क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड N। ओके, अब देखो नाइट्रोजन पे न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, अब उस नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, AlS3। पूरा कार्बोनिल की तरह ही है भाई। ठीक है, अब इमीन बन रहा है, इसको आप इमीन बोल सकते हो ना। ठीक है, अब क्या होगा, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब देखो एल्यूमिनियम को, ठीक है, अब एल्यूमिनियम क्या करेगा जी, अब एल्यूमिनियम वहाँ से आप चाहे तो इसका पहले हाइड्रोलाइसिस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो इसका हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हो। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो आपको ये इमीन मिल जाएगी, और इमीन का हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, और आपको एमीन मिल जाएगी। ये चीज़ अभी अभी थोड़ी देर पहले ही करवाई है ना, तो अभी फिर से हाइड्रोलाइसिस बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मैंने करवाया है, H3O प्लस है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मुझे वहाँ पर करवाना है, बस बन गया एमीन।
समझ गए होंगे ना किस तरह से एमीन जनरेट होता है। बस ये है नाइट्राइल का रिडक्शन जो आप करवा सकते हो। अगर आपको बनाना हो एल्डिहाइड तो आप क्या क्या रिएजेंट काम में ले सकते हो भाई, आप स्टीफन रिडक्शन करवा सकते हो या आप डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी रिएक्शन करवा सकते हो। ऐसे ही जब आपको क्या बनाना हो, जब आपको बनाना होगा एमीन तो आप सिंपल कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा सकते हो या फिर आप रिएक्शन करवा सकते हो किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। जिस तरह का डेरिवेटिव आप यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करवाई थी तो मुझे क्या मिला 2 डिग्री एमीन, ठीक है। तो ऐसे आप एमीन भी प्राप्त कर सकते हो लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री ओके। फिर हमने क्या किया, साइनाइड की रिएक्शन मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाई जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले बनता है इमीन और इमीन का आगे आप हाइड्रोलाइसिस करके क्या बना सकते हो, आप आगे हाइड्रोलाइसिस करके एमीन बना सकते हो। कंप्लीट है ना, ये आपका नाइट्राइल का रिडक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट रिडक्शन है रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड वाला इम्पोर्टेंट है भाई, कॉम्पिटिटिव पर्पज से इम्पोर्टेंट है साइनाइड का, और ये सब तो नॉर्मल है, जनरली याद हो ही जाते हैं पढ़ते पढ़ते। इपॉक्साइड का थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा स्पेशल केस है, तो ध्यान से देखना। रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड क्या होता है मुझे आपको बताने की नीड मुझे नहीं लग रही है क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया है और ऑक्सीडेशन में हमने इपॉक्सीडेशन भी कवर कर लिया था जहां हमने एल्कीन का इपॉक्सीडेशन किया था किसी पर एसिड के साथ, बटरफ्लाई शेप्ड इंटरमीडिएट बनता है, ये सब हमने कर लिया था भाई ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, इपॉक्साइड का जो रिडक्शन है वो हम 2 टाइप से कर सकते हैं। या तो हम डीऑक्सीजनेशन कर सकते हैं यानी इसके ऑक्सीजन को भगा सकते हैं, डीऑक्सीजनेशन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। सेकेंड आप कर सकते हो रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड। आप इपॉक्साइड का रिडक्टिव क्लीवेज भी कर सकते हो या फिर आप डीऑक्सीजनेशन भी कर सकते हो। तो डीऑक्सीजनेशन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको मिलेगा एल्कीन और रिडक्टिव क्लीवेज से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा, अल्कोहल। समझ रहे हो, जब डीऑक्सीजनेशन करवाया जाता है इपॉक्साइड का तो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है एल्कीन, और जब रिडक्टिव क्लीवेज किया जाता है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है भाई, हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं डीऑक्सीजनेशन करवा रही हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट, देखना ध्यान से। स्टीरियो यहाँ बहुत ही मैटर करती है इस रिएक्शन में, देखना। फर्स्ट है ओके डीऑक्सीजनेशन ऑफ इपॉक्साइड इनटू एल्कीन, ओके। पूरा लिखने की नीड नहीं है, देखो ध्यान से देखो, C5H11 ओके, और ऊपर मैंने लगा दिया है मिथाइल, देखना ध्यान से। ये ऑक्सीजन है, ये आउट ऑफ प्लेन है यानी कि वेज है, ठीक है ना। आप अच्छे से बना लेना क्योंकि इंक अच्छे से बनता नहीं है। तो देखो रिएक्शन सबसे पहले किसके प्रेजेंस में होती है, रिएक्शन हम करवाते हैं या तो आप PPH3 काम में ले लो, ठीक है, आप ट्राइफेनिल फॉस्फीन भी ले सकते हो, या आप जैसे आप विटिंग रिएक्शन करवाते थे ना, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन यहाँ होता है, ठीक है ना। या तो आप देखो ये रिएजेंट काम में ले सकते हो, PPH2 नेगेटिव लिथियम फॉस्फीन, ठीक है ना, लिथियम डेरिवेटिव है फॉस्फीन का, ओके, लिथियम साल्ट है। या आप ले सकते हो PPH3
या POET का होल थ्राइस, मतलब कोई भी आप फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड ले सकते हो। डीऑक्सीजनेशन के टाइम पर आप कोई भी फॉस्फोरस का कंपाउंड ले सकते हो, न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। या फिर आयनिक लोगे तो आपको लिथियम का कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है आपके नोट्स में इसका मैकेनिज्म है, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं अलग से बता दूंगी थोड़ा। देखो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ, ओके। अब मेरे पास 2 साइट हैं, इधर ये ग्रुप लगा हुआ है, इधर ये ग्रुप लगा हुआ है। आपको अच्छे से पता है भाई ये बल्कि है और ये स्मॉलर है, और रिंग ओपनिंग वहाँ से होती है जहाँ स्मॉलर ग्रुप हो, क्योंकि यहाँ भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सिंपल कंसेप्ट आपको लगाना होता है, रिंग ओपनिंग वहाँ से करो जहाँ लेस हिंडर साइट हो। लेस हिंडर साइट मुझे लेफ़्ट में दिख रही है, ओके, तो मैं लेफ़्ट साइड से अटैक करवाने वाली हूँ। यही होगा क्या? यही होगा भाई, ठीक है। देखो क्या बना, ध्यान से देखो। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है बस कि अगर ये वेज पर है तो आने वाला नीचे से आ रहा है। देखो ये अल्कीन था अपना, ओके, ऊपर की तरफ इपॉक्साइड है तो आने वाला नीचे से आ रहा है ना, तो वो तो नीचे है और OH ऊपर है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। बस ये स्टीरियो थोड़ी ध्यान में आपको रखनी है इसके केस में, बाकी आप कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। देखो ये वाला बॉन्ड टूटा है तो मैं क्या कह दूँ कि यहाँ तो मेरा बना O-, अब लिथियम वाला कंपाउंड लिया है तो यहाँ लिथियम साल्ट बन जाएगा, ओके। देखो ये चीज़ बनेगी ना, ये चीज़ बन गई। यहाँ क्या आ गया, PH2, 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो भाई इसका नेगेटिव हट गया, वो न्यूट्रल हो गया। अब याद करो फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाले वर्ग में आता है, मतलब वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास अभी भी 1 लोन पेयर बाकी है, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवा दी। इस फॉस्फीन की रिएक्शन मैंने एल्किल हैलाइड से करवा दी। ऑब्वियस सी बात है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर कर देगा। देखो क्या बन गया, C5H11, या आपका यहाँ पर O नेगेटिव Li पॉजिटिव है, और यहाँ पर बन गया है PPH2 और एक आ गया है CH3। लोन पे डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ओके। ये चीज़ हमारे पास आ गई, देख रहे हो ध्यान से। अब देखो जब आपने विटिंग रिएक्शन पढ़ी होगी लास्ट ईयर तो आपको एक चीज़ पढ़ाई गई होगी कि जो ऑक्सीजन है और जो फॉस्फोरस है उनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। दोनों में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, समझ रहे हो। ऑक्सीजन के प्रति जो फॉस्फोरस है उसकी एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए हम जनरली फॉस्फोरस के यहाँ कंपाउंड काम में लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी होती है, ठीक है ना। एफिनिटी इनकी अच्छी है आपस में। तो क्या करते हैं हम, अब जब ऑक्सीजन, ध्यान से देखो, ये अपना बॉन्ड है, ऊपर की तरफ तो है O, नीचे की तरफ है फॉस्फोरस। अब इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के लिए दोनों का सेम प्लेन में होना ज़रूरी है। विटिंग रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, दोनों को सेम प्लेन में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सेम प्लेन में लाने के लिए इस पर रोटेशन करूँगी। ध्यान से देखो, आप जब भी यहाँ कोई भी इपॉक्साइड लेंगे ना उसका उल्टा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रांस इपॉक्साइड लिया है, देखो ट्रांस है ना, ये दोनों आपस में एंटी है, तो ये ट्रांस इपॉक्साइड मैंने लिया है, तो मुझे जो एल्केन मिलेगी वो सिस मिलेगी, समझो ना। ट्रांस से सिस मिलेगा, सिस से ट्रांस मिलेगा। तो देखो करवाओ भाई, रोटेशन करवाओ, रोटेशन मैंने यहाँ पर करवाया, ठीक है, करवा दो रोटेशन। रोटेशन से क्या होगा जी, आप चाहे इधर वाले को घुमाओ या उधर वाले को घुमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उधर वाले को घुमा के नीचे लेके आ जाती हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया C5H11। अब ध्यान से मेरी बात ये सुनो यार कि ऐसा था,
ये नीचे था, ध्यान से सुनो क्या किया मैंने, ये था अपना ऊपर वाला है तो ये ऑक्सीजन है, ओके, और ये इधर अपना है ये वाला ग्रुप। ध्यान से सुनो, मैंने इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट किया है, ओके ना। तो ये जो बॉन्ड पहले इधर था, अगर ये नीचे आएगा, अगर ये नीचे जाएगा, ओके, क्योंकि मैंने इसको यूँ रोटेट किया तभी तो ये नीचे गया ना, ऊपर से, ये ऊपर से नीचे आ गया, तो इधर वाला कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा ना भाई, इधर ऐसे। समझ रहे हो क्या यार, समझो। देखो ये ऐसा था, ऐसे मैंने इसको यूँ रोटेट किया, अब हाथ है पूरा नहीं घुमा सकती ना, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑक्सीजन है और ये वाला क्या है, ये अपना वो उधर वाला एल्किल है C5H11। मुझे इसको रोटेट करके और यहाँ जो नीचे फॉस्फोरस है उसके साथ मुझे इसको नीचे लेके आना है। तो जब मैं इसको यूँ नीचे घुमाऊँ के नीचे लेके आऊँगी तो ये इधर वाला एल्कीन भी तो पीछे चला जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड घूम के उधर चला गया, देखो क्या बन गया है। सिंपल सी बात है, RS से भी आप कर सकते हो। ये नॉर्मल 3D था, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी बता देते हैं। देखो PPH2 और ये मैथिल यहाँ है पॉजिटिव। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर था वो नीचे आ गया तो वेज डैश में चला गया क्या, ओके, वेज कहाँ चला गया है, डैश में, और नेगेटिव, और ये लिथियम पर है पॉजिटिव। ये चीज़ बनेगी ना। अब आप RS से भी चेक कर सकते हो कि रोटेशन के बाद जो RS कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कभी नहीं होता है, तो वही करके देख लो। इसको आप नंबर 1 देंगे, सिर्फ इसका RS कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस बॉन्ड को रोटेट किया है, ठीक है ना। देखो इसको देंगे आप 1, सेकेंड आप किसको देंगे, इधर देखो फॉस्फोरस है, ठीक है ना, तो आप फॉस्फोरस को 2 नंबर देंगे, ठीक है, 1, 2 और ये 3, 1 से 2 और 2 से 3। क्या रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, 4th ग्रुप डैश पर आएगा तो S, ठीक है। ऐसे इसका जब निकालेंगे 1, 2, 3 ऐसे ही होगा, R आ रहा है। अब यहाँ 4th ग्रुप कहाँ है भाई, वेज पर है, 4th ग्रुप H है ना अपना, वेज पर है, तो 4th ग्रुप अपना वेज है तो आंसर चेंज होगा, R का क्या हो जाएगा, S। तो बस यही चीज़ मैं कहने जा रही थी कि जो रोटेशन है उसके बाद स्टीरियो में कोई चेंज नहीं होता है, RS में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो देखो रोटेशन से RS में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, दोनों सेम प्लेन में आ गए। अब आराम से इनमें बॉन्डिंग हो सकती है। देखो भाई क्या होगा, C5H11 CS3, ये फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन। अब 5 बॉन्ड बन गए फॉस्फोरस के, तो ये न्यूट्रल है, 5 बॉन्ड तो बनाता ही है भाई। नाइट्रोजन नहीं बनाता क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, पर ये तो बना सकता है ना। अब फॉस्फोरस की 5 बॉन्ड है लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा ना, तो ये भी इस बॉन्ड को तोड़ देगा। देखो इस तरह से बाहर हो जाता है PPH2 CS3 डबल बॉन्ड O, न्यूट्रल कंपाउंड है ये, और हमें मिल जाती है एल्कीन। अब एल्कीन डिपेंड करता है हमारा इपोक्साइड कैसा था, उसके अकॉर्डिंग आपको एल्कीन मिलती है। EZ नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से आता होगा। इधर से इन दोनों में से नंबरिंग देंगे तो इसको 1 नंबर मिलेगा, इधर से इसको देंगे तो इसको 1 नंबर मिलेगा। सेम नंबरिंग वाले ग्रुप सेम साइड है तो उसे आप कहते हो Z एल्कीन। समझ गए ना। तो बस मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रही थी कि जो इपोक्साइड्स होते हैं उनमें स्टीरियो रिवर्स हो जाती है। अगर आपने इपोक्साइड कैसा लिया है ट्रांस, तो आपको एल्कीन मिलती है सिस। अगर आपने इपोक्साइड लिया है सिस तो आपको एल्कीन मिलती है ट्रांस। समझ गए ना। मतलब यानी कि EZ भी आप करोगे तो ट्रांस इपोक्साइड से Z एल्कीन मिलती है यानी कि सिस एल्कीन, और सिस इपोक्साइड से आपको E एल्कीन मिलती है यानी कि ट्रांस एल्कीन। ओके,
बस ये सिंपल इपॉक्साइड वाला रिएक्शन है, डीऑक्सीजनेशन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकला है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। और एग्जाम्पल आपको मैं करवाऊँगी, एक दो और करवा दूँगी, तो आप फिर वो भी कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा ये वाला रिएक्शन अच्छे से। तो इपॉक्साइड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें सिंपल सी, इतना कोई टफ है नहीं आपका सिलेबस। ठीक है, तो आज का यहीं तक रख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे आगे का। ओके, ठीक है।